श्री शास्त्री स्वामी धर्मप्रसाद दाजी BA B.Ed कॉलेज में आप सभी विद्यार्थी मित्रों का हार्दिक स्वागत है। छात्र और छात्राएं, आज हम FY BA सेमेस्टर 2 गुण 1 पेपर नंबर 3 हिंदी पंचवटी में खंड काव्य के जो लक्षण के आधार पर पंचवटी काव्य का जो मूल्यांकन भाग 2 के बारे में अभ्यास करेंगे। कल हम भाग 1 के बारे में अभ्यास किया था। सबसे पहले जो सर्ग पंचवटी में काव्य, मुक्तक काव्य, इसमें गीत, प्रगति काव्य आदि, प्रबंध काव्य, खंड काव्य, अर्थ काव्य, महाकाव्य, खंड काव्य के लक्षण, सर्गबद्धता, मंगलाचरण और जीवन के किसी एक पक्ष का चित्रण, इसके बारे में अभ्यास किया था। आज हम कथा वस्तु के बारे में अभ्यास करेंगे। ध्यान से सुने। खंड काव्य की कथा पौराणिक, धार्मिक, ऐतिहासिक या समाज प्रसिद्ध आदर्श होनी चाहिए, क्योंकि काव्य की रचना समाज निर्माण के लिए की जाती है। अतः उसमें प्रसिद्ध घटनाओं का ही समावेश होना चाहिए, क्योंकि हर एक व्यक्ति उसे जान सके, समझ सके एवं समाज का विकास हो सके। कथा वस्तु की दृष्टि से देखा जाए तो राम की जय जयकार मुँह से प्रस्फुटित होती है और कोई भी दर्शक नहीं बचा जिसने उन्होंने जुड़कर प्रमाण न किया हो। वहाँ भला ईश्वर और ईश्वर अवतारों की कितनी पूजा होगी, उनकी भक्ति में भक्तगण कितने भिन्न होने उसकी कल्पना की जा सकती है। ऐसी भक्त जनता के लिए काव्य के विषय हिंदी धार्मिक पौराणिक धरातलों से उठाए जाते हैं, जिससे कि पाठक की मनोवृत्ति पर सीधा प्रभाव गिरे और नैतिक उत्थान हो। इसी आदर्श की स्थापना के लिए हमारे यहाँ काव्य के नायक और कथानक हमेशा से समाज के प्रकाश स्तंभ रहे हैं। हर काल युग में ऐसे चरित्र नायकों ने जन्म लेकर समाज को ही नहीं दिशा नहीं दी, वरन साहित्य को भी नूतन विषय, नई दृष्टि और विशाल जीवन दर्शन दिया है। पंचवटी की घटना धार्मिक और पौराणिक एवं जगत प्रसिद्ध है। राम, लक्ष्मण और सीता की घटना जन जन में ही के जीवन में समाई हुई है। अतः गुप्ता जी की रचना कथा वस्तु की दृष्टि से भी सफल कृति है। तो यहाँ कथा वस्तु जो खंड काव्य की पौराणिक, धार्मिक और ऐतिहासिक रूप से जो समाज में प्रसिद्ध आदर्श होनी चाहिए, ऐसी ही यहाँ मैथिली शरण गुप्त ने जो पंचवटी काव्य, खंड काव्य की जो बात की है, इसमें राम की जो जय जयकार पर सभी दर्शक उसे नहीं बचा जिसने उन्होंने जुड़कर प्रणाम न किया हो। सभी ने प्रणाम किया, क्योंकि ईश्वर और ईश्वर अवतारों की कितना पूजा होती है और भक्ति गण कितने भिन्न होने उसकी कल्पना की जा सकती है। ऐसी यहाँ कल्पना मैथिली शरण गुप्त ने की है और आदर्श की स्थापना के लिए हमारे यहाँ काव्य के नायक और कथानक हमेशा से समाज के प्रकाश स्तंभ रहे हैं। तो यहाँ पंचवटी में भी राम नायक है और सीता नायिका के रूप में सामने आती है। तो यहाँ पौराणिक एवं जगत प्रसिद्ध जो पंचवटी, राम, लक्ष्मण और सीता की जो घटना जन जन के जीवन में जो समाई हुई है, अतः गुप्ता जी ने जो रचना की है, इसकी कथा वस्तु की दृष्टि से जो देखे तो वो सफल कृति के रूप में सिद्ध होती है। इसके बाद नायक, तो यहाँ पंचवटी काव्य में नायक, खंड काव्य का नायक धीर प्रशांत, धीरोदात्त, धीर ललित और धीर गांभीर्य होना चाहिए। जो सब गुण यह राम में देखने को मिलते हैं। इसलिए आवश्यक गुणों लक्षण से नायक की समाज में नई मान्यताओं के साथ उस पात्र का निर्माण कर सकता है। पंचवटी काव्य में नायक लक्ष्मण धीरोदात्त गुणों से युक्त और समाज के सामने वह आदर्श बनकर नजर आते हैं। तो यहाँ लक्ष्मण को भी नायक के रूप में माना गया है। अतः कवि गुप्ता जी ने स्वाभाविक रूप से ही लक्ष्मण को चुना है। तो इस प्रकार पंचवटी काव्य में नायक एवं चरित्र का निरूपण की दृष्टि से काव्य सफल रहा है। इसके बाद रस निरूपण। खंड काव्य में श्रृंगार, शांत और वीर रस में से किसी एक रस की प्रधानता होनी चाहिए। ये तीनों रस ही जीवन के प्रधान अंग है और काव्य की व्याख्या भी आचार्य भरत मुनि ने रसात्मक काव्य कहकर की है। रस से जीवन में सरसता और मादकता का संचार होता है और वह स्थायी रूप से बना रहता है। रस निरूपण को खंड काव्य का आवश्यक तत्व माना गया है।
तो यहाँ जो रस निरूपण की बात की है तो वो खंड काव्य में श्रृंगार रस का, शांत रस का, वीर रस का सभी का प्रधानता देखने को मिलती है। और काव्य की व्याख्या में भी आचार्य भरत मुनि ने जो रसात्मक काव्य को कहकर एक रस से जीवन की सरसता और मादकता का संचार होता है, वो भी खंड काव्यों में एक आवश्यक तत्व माना गया है। गुप्त जी ने पंचवटी में श्रृंगार और वीर रस की अवस्थाएँ भी प्रस्तुत की है और प्रकृति चित्रण में शांत रस की आभा भी देखने को मिलती है। तो पंचवटी में निरूपित प्रमुख रस के उदाहरण भी हम यहाँ देखते हैं। पहले श्रृंगार रस और बाद में वीर रस। तो श्रृंगार रस का भी जो वर्णन किया है थी अत्यंत अतुप्त वासना दीर्घ दगों में झलक रही, कमलों की मकरंद मधुरिया मानो धावे सी चलक रही। तो यहाँ मधुरिया यानी मधुरिमा श्रृंगार रस का यहाँ वर्णन किया है। जैसे नारी श्रृंगार से सज होती है, इसी प्रकार वाक्य और काव्यों में भी, पंचवटी काव्यों में भी श्रृंगार रस का अत्यधिक उपयोग किया गया है। और वीर रस उस आक्रमणकारिणी के जह लेकर शोणित तीक्ष्ण कृपाण नाक कान काटे लक्ष्मण ने लिए न उसके पापी प्राण। तो जब रावण की बहन का जो नाक कटवाते हैं और काटते हैं लक्ष्मण, तो यहाँ वीर रस का वर्णन भी किया है कि कितना लक्ष्मण में वीरता का गुण भरा है। तो यहाँ श्रृंगार रस में सीता जी की भी बात की जाती है और उर्मिला की भी बात की जाती है। और वीर रस में लक्ष्मण की भी बात की जाती है और राम की भी बात की जाती है। उपर्युक्त उदाहरण प्रधान रस है और अन्य रस जैसे रौद्र, भयानक, हास्य आदि रस पंचवटी काव्यों में गौण रूप में है। जो शूरपंखा ने भयानक रूप में जो लक्ष्मण के संवादों में देखे जा सकते हैं। तो संक्षेप में कहा जाए तो रस योजना की दृष्टि से पंचवटी एक सफल खंड काव्य के रूप में माना जाता है। इसके बाद छंद निरूपण। तो खंड काव्य में प्रत्येक सर्ग के अंत में छंद परिवर्तन होना चाहिए। इसका उद्देश्य केवल कवि के पिंगल शास्त्र के ज्ञान से था, इसका कोई विशेष प्राधान्य नहीं है। गुप्त जी ने पंचवटी काव्य में केवल एक ही छंद लावणी छंद का प्रयोग किया है। तो यहाँ खंड काव्य जो पंचवटी में जो छंद परिवर्तन होना चाहिए इसका उद्देश्य केवल कवि ने पिंगल शास्त्र के ज्ञान से था, इसका कोई विशेष प्राधान्य नहीं है। लेकिन गुप्त जी ने पंचवटी काव्यों में केवल एक ही छंद लावणी छंद का प्रयोग भी किया है। छंद परिवर्तन। तो खंड काव्य में प्रत्येक सर्ग के अंत में छंद परिवर्तन होना चाहिए। तात्पर्य कवि के पिंगल शास्त्र के ज्ञान से था। यहाँ पंचवटी काव्यों में गुप्त जी ने सर्ग के अंत में छंद परिवर्तन नहीं किया, छंद में लावणी छंद काव्यों में प्रयोग किया है। तो जो हम छंद निरूपण और छंद परिवर्तन में देखते हैं कि पिंगल शास्त्र से ज्ञान से था, वहाँ पंचवटी काव्य में गुप्त जी ने जो सर्ग से अंत में जो छंद परिवर्तन नहीं किया, तो यहाँ छंद में लावणी छंद काव्यों का प्रयोग भी किया गया है। इसके बाद प्रकृति चित्रण। तो प्रकृति चित्रण में काव्य में रमणीयता और पात्रों की प्रकृति के अनुभव हो जाता है। गुप्त जी ने अपने काव्य में प्रकृति का आकर्षण चित्रण प्रस्तुत किया है। मनुष्य का जीवन प्रकृति की गोद में शुरू होता है और मानव प्रकृति से समाज में अंत पाता है। यहाँ प्रकृति चित्रण की जो रमणीयता पंचवटी में देखने को मिलती है, पात्रों की पण प्रकृति के अनुभवों का जो अनुभव हो जाता है। तो गुप्त जी ने यहाँ काव्यों में प्रकृति का आकर्षक चित्रण भी प्रस्तुत किया है और मनुष्य का जीवन प्रकृति की गोद में जो शुरू होता है, इसके बाद मानव प्रकृति जो समाज में अंत पाता है, इसके बारे में भी बतलाया गया है। जैसे चारू चंद्र की चंचल किरणें खेल रही है जल थल में, स्वच्छ चांदनी बिछी हुई है अवनी और अंबर तल में। तो यहाँ चित्रण जो कि प्रकृति का चित्रण जो किया है पंचवटी में, वो एक सफल काव्य के रूप में माना जाता है। इसका उद्देश्य कि खंड काव्य का उद्देश्य में लोक कल्याण की भावना होनी चाहिए। प्रत्येक साहित्य का उद्देश्य हमेशा लोक मंगल ही रहा है।
और वह अपने काव्य के माध्यम से समाज में परिवर्तन, धर्म, विश्वास, श्रद्धा आदि की भावना करना चाहता है। इसके बिना काव्य सफल नहीं माना जा सकता है। गुप्ता जी ने काव्य में अत्याचार पर नीति, सत्य, श्रद्धा, प्रेम, सतीत्व, पवित्रता की विजय दिखाई है। यही काव्य का उद्देश्य है और कवि उनमें सफल रहे हैं। तो यहाँ पंचवटी खंड काव्य का जो उद्देश्य है वो कल्याण की भावना के रूप में जो होनी चाहिए वो दिखाई देती है। और साहित्यकार के साहित्य का जो उद्देश्य है वो हमेशा के लिए मंगल ही रहना चाहिए और यहाँ दिखाई देता है। और काव्य के माध्यम से समाज में परिवर्तन, धर्म और विश्वास, श्रद्धा आदि दिखाई देती है और भावना करना चाहता है कवि कि इसके बिना काव्य सफल नहीं माना जा सकता। और गुप्ता जी ने काव्य में अत्याचार पर नीति, सत्य, श्रद्धा, प्रेम, सतीत्व, पवित्रता की विजय भी दिखाई दी है। यही काव्य का उद्देश्य होना चाहिए और यही काव्य भी उनमें सफल रहा है। और इसका निष्कर्ष यह आता है कि खंड काव्य के उपर्युक्त लक्षणों के आधार पर पंचवटी का मूल्यांकन करने से यह ज्ञात होता है कि खंड काव्य के सभी लक्षणों के आधार पर पंचवटी खरा उतरता है। अंततः गुप्ता जी की यह रचना एक सफल खंड काव्य है। इसमें ही मत नहीं हो सकते। तो यह पंचवटी खंड काव्य का जो निष्कर्ष यह निकलता है कि लक्षणों के आधार पर पंचवटी का मूल्यांकन जो देखते हैं हम, तो ये खंड काव्य के सभी लक्षणों के आधार पर पंचवटी खरा उतरता है और गुप्ता जी की यह रचना एक सफल खंड काव्य के रूप में सामने आती है। हाँ, तो छात्रों और छात्राएं, आज हम जो खंड काव्य के लक्षणों के आधार पर पंचवटी काव्य का जो मूल्यांकन है वो समाप्त करते हैं। अस्तु।